जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट वाले सीरीज का ये अगला भाग है और इसे मैंने जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया है। झारखंड जीके है ये। यदि मेरे वैसे मित्र जो नई नई तैयारियों में लगे हैं और झारखंड जी के उन्होंने पहले कभी पढ़ नहीं रखी है, तो उनके लिए ये क्लास मेरा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जिन्होंने पहले से झारखंड जी के पढ़ रखी है तो उनके लिए रिवीजन का क्लास हो जाएगा। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, जिसके बारे में आप लगातार मुझे मैसेज करते रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो कल मैंने अपना टेस्ट कराया था कोरोना का, तो मैं अब संक्रमण मुक्त हो गई हूँ। मेरा टेस्ट जो था वो नेगेटिव में आया है। और आप ये जो आया इतनी जल्दी ये रिपोर्ट और मतलब इतनी जल्दी स्वस्थ हो पाए, सिर्फ आप लोगों के स्नेह और प्यार की वजह से। इतनी सारी दुआएं आप लोगों ने मांगी मेरे लिए कि मैं इतनी जल्दी स्वस्थ हो पाई, तो आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, तो किस तरफ ये अवस्थित है? तो ये झारखंड राज्य जो है वो मानचित्र पर उत्तर और पूर्व में ये अवस्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये अवस्थित है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? अगर गोलार्ध पूछा जाए तो झारखंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में झारखंड स्थित है। झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो एक मिनट मैं इसको हाँ, अब मैं बताऊंगी आपको झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो मेरे वैसे मित्र जो नई नई तैयारियों में लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ छोटा सा मैं झारखंड का एक मैप बनाती हूँ, ठीक है। अब झारखंड किन किन राज्यों से लगा हुआ है? तो ये हो गया उत्तर का, ये हो गया दक्षिण का, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो उत्तर में है बिहार, बिहार से सीमा साझा करता है। दक्षिण में उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पूरब में ये पश्चिम बंगाल के साथ, और दक्षिण में ये छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, पश्चिम में ये छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। लेकिन झारखंड एक और राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड की सिर्फ एक जिला जो है वो सीमा साझा करती है, और वो है गढ़वा। गढ़वा झारखंड के एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये कौन कौन सा हो गया? तो ये एक यूपी हो गया, दूसरा हो गया यहाँ छत्तीसगढ़ और तीसरा हो गया यहाँ बिहार। तो 3 राज्यों के साथ गढ़वा अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये जानकारी आपको मिले, ठीक है। तो ये और किन किन राज्यों के साथ लगता है वो भी आपने जाना, और ये भी आपने जाना कि किस तरफ कौन से राज्य जो हैं वो स्थित हैं। तो इतनी आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना। झारखंड के मैप की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है? तो झारखंड राज्य की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो झारखंड राज्य के कुल मतलब क्षेत्र जो है वो 29.62% भाग पर वन है। कितने प्रतिशत भाग पर? और ये नए आंकड़े हैं 2017-19 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पे झारखंड में कुल 29.62% भाग पर वन है। सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ है वनों का क्षेत्रफल? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम में। और प्रतिशत के आधार पे आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वन कहाँ है प्रतिशत के आधार पे झारखंड में, तो ये हो जाएगा लातेहार। और यहीं न्यूनतम की बात की जाए अगर क्षेत्रफल के आधार पे, तो न्यूनतम जामताड़ा में है। अगर प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम की बात की जाए तो वो कहाँ पर है? तो ये है ये भी जामताड़ा ही है। एक मिनट थोड़ा सा दूर करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। बहुत नज़दीक हो गया है कैमरा। हाँ, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर दिखेगा। अब देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के साथ झारखंड राज्य का सर्वाधिक जिला, मतलब कौन से राज्य के साथ झारखंड का सर्वाधिक सीमा जो है वो लगता है? तो किस राज्य के साथ लगता है? तो यह है पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ झारखंड राज्य का सबसे अधिक जिला जो है वो
लगता है। और झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो ये कौन कौन से जिले हैं? झारखंड राज्य के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसके बारे में आप मुझे बताएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कह रहा मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर कीजिए, फिर मैं कल की क्लास में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो है, झारखंड राज्य किस जिले की सीमा सभी अन्य राज्य में संलग्न नहीं होती है? तो झारखंड राज्य की जो यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है? तो झारखंड की कौन सा ऐसी जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है वो है गढ़वा। और गढ़वा जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है, बिहार के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, कब हुआ है? तो ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और आने वाले समय में जब वो थोड़ी सी ठंडी हुई उसके बाद राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण से, इसलिए यहाँ पर बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें हैं और बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो और झारखंड में जो काली मिट्टी है वो पाई जाती है राजमहल के क्षेत्र में। किधर? तो राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। और राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ? तो जुरासिक पीरियड में ज्वालामुखीय प्रक्रिया के कारण ये इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पाट जो होता है वो देखिए उच्च समतल जमीन को पाट कहते हैं, लेकिन झारखंड में 2 तरीके की भूमि है, एक पाट क्षेत्र होता है, एक दोन क्षेत्र होता है। अब उसको बारे में जानेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ तो समतल भूमि हुआ, लेकिन पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो माफ कीजिएगा, झारखंड जो है झारखंड की भूमि 2 प्रकार की होती है, एक दोन होता है, एक टांड होता है। तो पाट क्षेत्र जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ समतल भूमि होता है और पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? टांड कहते हैं। 2 प्रकार की भूमि होती है, एक टांड होता है और दूसरा होता है दोन। टांड और दूसरा होता है दोन। ठीक है, पाट क्षेत्र का मतलब होता है समतल भूमि। जो ऊंची भूमि होती है वो टांड हो गई, जो निचली भूमि हो गई वो दोन हो गई। जो दोन भूमि होती है, जो निचली भूमि होती है, वो काफी उपजाऊ होती है अपेक्षाकृत टांड भूमि से, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जब ऊंची भूमि पर पड़ता है तो इसकी जो यहाँ की जो मिट्टियां हैं उसकी उर्वरक शक्ति जो होती है वो क्षीण होती है, वो दोन क्षेत्र में जाती है और यहाँ इकट्ठी होती है, तो यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है। साथ ही साथ पानी नहीं रुकने के कारण यहाँ पर कृषि करना भी बहुत मुश्किल होता है टांड क्षेत्र में। तो ये पानी जो होता है वो बह के नीचे आ जाता है, दोन क्षेत्र में आता है, तो दोन क्षेत्र में चावल की खेती अधिक होती है और टांड क्षेत्र में चावल की खेती ना के बराबर होती है। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र को भी चावल की खेती के अनुकूल बनाने के लिए यहाँ पर यहीं पर कोड़कर भूमि जो है वो बनाई जाती है। चारों तरफ से बांध बना दिया जाता है ताकि बारिश का पानी आए और वहाँ रुके, ऊपरी क्षेत्र में भी, टांड क्षेत्र में भी, और बारिश का पानी रुकने के कारण वहाँ पे चावल की खेती संभव हो। तो इसको बोलते हैं कोड़कर भूमि। तो ये टांड और दोन और कोड़कर, इन सब के बारे में आपने जाना। पाट क्षेत्र जो होता है वो समतल भूमि को कहते हैं और झारखंड में पाट क्षेत्र के 2 भाग होते हैं, टांड होता है, दूसरा दोन होता है। देखिए अब अगला जो है वो प्रश्न है कि पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो पाट क्षेत्र का निचला भाग जो होता है वो दोन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि शंख नदी किस प्रकार के धरातल के रूप से निकलती है? तो शंख नदी जो है वो पाट क्षेत्र से निकलती है और पाट क्षेत्र का निचला दक्षिणी भाग जो है वहां से शंख नदी निकलती है। गुमला के चैनपुर प्रखंड से शंख नदी का उद्गम स्थल है और जो इसका मुहाना है शंख नदी का। और देखिए यहाँ से मैं बनाती हूँ यहाँ छोटा सा एक मैप, और इस मैप के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी आपको शंख नदी के उद्गम को दिखाने का। देखिए ये झारखंड में, ये यहाँ पर गुमला है, गुमला के चैनपुर प्रखंड से ये पाट क्षेत्र है, झारखंड के पश्चिम में पाट क्षेत्र है, इधर इस साइड में पाट क्षेत्र है। तो पाट क्षेत्र के दक्षिण से निकलती है शंख नदी और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती हुई
किस में मिलती है, तो ये दक्षिणी कोयल नदी से जा करके मिल जाती है। और झारखंड में दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली ये नदी है शंख नदी, अपने दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है वो है ये है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी में अवस्थित के निकट अवस्थित है। तो जो पारसनाथ की पहाड़ी है, मैंने आप लोगों को कल के क्लास में बताया था, पारसनाथ अभ्यारण्य पढ़ाया था, तो कहाँ पर बताया था, तो ये गिरिडीह में बताया था। उसी समय मैं पारसनाथ पहाड़ी के बारे में भी बताया था। तो ये जो पारसनाथ की पहाड़ी नदी घाट, वो बराकर नदी घाटी के पास वो स्थित है। पारस की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है ये पारसनाथ। और यहाँ पर लगभग 20 ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनको निर्वाण की प्राप्ति यहाँ पर हुई है, इस कारण से ये उनका तीर्थ स्थल बना है। इसको संवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो टॉपिक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि कौन सी एक झारखंड का एकमात्र नौका गम्य नदी है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी ऐसी नदी है झारखंड की एकमात्र जो नौका गम्य नदी है। तो ये है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यही जो मयूराक्षी नदी है ये झारखंड में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। अगर अपवाह क्षेत्र को देखा जाए तो झारखंड में अपवाह क्षेत्र के आधार पर अगर नदियों का विभाजन किया जाए, देखिए एक इस बार इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि दूसरी चीजों को मैं बता सकूं। अब देखिए अपवाह क्षेत्र को अगर दिशा के रूप में या फिर ढाल के रूप में अगर विभाजित किया जाता है तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कुछ नदियां हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, कुछ नदियां पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, कुछ नदियां होती हैं दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, कुछ नदियां दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन पश्चिम की ओर नहीं होता है इसलिए प्रवाह, क्योंकि झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है पश्चिम की तरफ, सबसे ऊंचा है, तो जिस ढाल उधर बनता नहीं है ताकि नदियां उस तरफ प्रवाहित हों, तो यही तीन तरफ इनका वह क्षेत्र होता है। तो मयूराक्षी नदी जो है वो इधर ही प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो निकल पूरब की ओर। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है वो है कि कौन सी झारखंड की नदी सदा नीरा नदी है। तो झारखंड में सोन नदी भी प्रवाहित होती है झारखंड के उत्तर पश्चिम की तरफ से, तो ये सदा नीरा नदी है, झारखंड की नदी सदा नीरा है, पलामू की तरफ से होकर निकलती है ये नदी, सोन नदी, और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा की ये सहायक नदी है और अपने उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा में जाकर के मिलती है, जिससे झारखंड किसी भी सीमा को टच करती है ये। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक झारखंड का नौका गम्य, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है कि उत्तरी कोयल नदी है, तो ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है उत्तरी कोयल, उत्तर की ओर। दामोदर नदी जो है ये पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली है नदी है, अपने पूरब की ओर बहती है। देखिए जैसे लातेहार से निकली पूरब की ओर बहती हुई पूरब की ओर बहती है। लेकिन अगर अपवाह क्षेत्र को सिर्फ दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अपवाह क्षेत्र और दक्षिणी अपवाह क्षेत्र, तो दामोदर नदी को आप दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बताएंगे। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है वो है दामोदर नदी। कौन सी, तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो ये सबसे प्रदूषित नदी भी हो गई झारखंड की, वो हो गई कौन सी, तो ये दामोदर नदी हो गई झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, लंबी नदी। इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है, तो ये दामोदर नदी है, इसका अपवाह क्षेत्र झारखंड में सर्वाधिक है। दामोदर नदी की लंबाई लगभग कितनी है, तो लगभग इसलिए दिया क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा दिए रहते हैं, तो 590 किलोमीटर है लगभग। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। इसको लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा, तो लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का, बूढ़ा नदी पर बना हुआ ये जलप्रपात है। अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है तो ये है स्वर्णरेखा नदी। अब स्वर्णरेखा नदी को के बारे में हम लोग जाने थोड़ा सा, यहाँ पे मैं एक मैप के माध्यम से आपको बताऊंगी कि कैसे ये निकलती है और कहाँ जाती है। देखिए रांची से निकलती है, रांची के नगड़ी से स्वर्णरेखा नदी निकलती है और अपने दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई
ये बहती है रांची झारखंड में दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली झारखंड की एकमात्र यही नदी है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसके बालू में सोना भी पाया जाता है। इसी की सहायक नदी है राढ़ू, कांची, खरकई, संजय, ये सभी स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं। और इसी के किनारे टाटा नगर में इतने सारे कंपनी फैक्ट्री जो है वो स्थापित हैं स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर। अगला जो प्रश्न है वो है झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। तो बूढ़ा का जलप्रपात बूढ़ा नदी पर बना झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर दूसरा ऊंचाई में पूछा जाए कि दूसरा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये कौन सा हो गया? तो ये हो गया हुंडरू जलप्रपात। और ये किस नदी पे बना हुआ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ ये जलप्रपात है। यही प्रश्न अगला है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एक मिनट में पानी पी लो। क्लास थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक प्रश्नों को क्लास में शामिल करो। हाँ, हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि झारखंड राज्य का सबसे अधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे ज्यादा गर्म स्थल है वो है जमशेदपुर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऐसे जो बंगाल की खाड़ी से की तरफ से भी जो मानसून आती है, उत्तर पूर्वी मानसून, उधर उससे भी बारिश होती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन जितना प्रभाव दक्षिण पश्चिम मानसून का पड़ता है झारखंड में उतना नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये हो गया नेतरहाट का पठार। नेतरहाट का पठार कहाँ है? अब मैं आपको मैप में यहाँ पर बताती हूँ। देखिए, मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जो अलग राज्यों से आते हैं और जो झारखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म भर रखा है, तो उनका कहना है कि थोड़ा सा मैप या फिर चित्र बना करके थोड़ा सा बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने कोशिश किया है, मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है, कभी कभी अब ऐसा हो जाता है। देखिए, मैं जान रही हूँ कि ये गलत बना है। देखिए, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान नेतरहाट है। नेतरहाट का क्षेत्र यहाँ है लातेहार में, और ये झारखंड का पश्चिमी क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, और यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है, और ये क्षेत्र में सबसे अधिक ठंडा भी पड़ता है। झारखंड में सर्वाधिक ठंडा स्थल भी नेतरहाट है, सबसे अधिक वर्षा भी यहीं पर होती है। झारखंड राज्य का यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र यही है। झारखंड राज्य की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो यहाँ सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी पाई जाती है कौन सी? तो ये है लाल मिट्टी। जैसे बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसी तरीके से झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। लगभग झारखंड के 90% भाग पर लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। देखिए, ये लगभग 90% भाग पर झारखंड में लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। लाल मिट्टी यहाँ पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन कुछ प्रयास करने पे, इसमें उर्वरक का प्रयोग करने पे, सही तरीके से सिंचाई करने पे इसको उपयुक्त तो बनाया जाता है, कृषि के योग्य बनाया जाता है, लेकिन उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है जितनी की जलोढ़ मिट्टी। अब थोड़ा मिट्टी के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने बताया कि काली मिट्टी जो है राजमहल के क्षेत्र में पाई जाती है, और झारखंड का जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, वो यही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ से गंगा नदी जो है वो गुजरती है, और गंगा नदी के आसपास की जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, जिस कारण से ये झारखंड का सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, तो यही उत्तर पूर्वी है, साहिबगंज के आसपास का क्षेत्र है ये। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सबसे अधिक वर्षा, ये तो हो गया, ये हो गया, ये होगा। 36 नंबर क्वेश्चन करते हैं, झारखंड राज्य में सबसे अधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक वन भूमि कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो ये मैंने आपको बताया जामताड़ा जो है वो सबसे न्यूनतम यहाँ पर वन भूमि है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में सबसे अधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो लातेहार है, यहीं पर लातेहार है यहाँ पर। फिर झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? जामताड़ा, तो यहाँ जामताड़ा है। थोड़ा सा मैं यहाँ इरेज करूँ ताकि आपको और अच्छे से मैप के माध्यम से बता सकूँ। देखिए, यहाँ जामताड़ा है।
फिर अगला है कि लाह के उत्पादन हेतु उपयुक्त वर्षा होती है लगभग, कितनी वर्षा होनी चाहिए लाह के उत्पादन के लिए, तो ये 150 सेंटीमीटर से कम बारिश जहाँ पर होगी वहाँ पर लाह की खेती अच्छी होगी। खूंटी में, खूंटी, लातेहार, इन सभी जगहों पर लाह बहक की खेती बहुत अच्छी होती है। अगला प्रश्न है कि लाह के उत्पादन हेतु तापमान की आवश्यकता कितनी होती है लगभग, तो लगभग यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी आवश्यक है और 150 सेंटीमीटर से कम बारिश होने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में विश्व बैंक के सहयोग से संचालित परियोजना कौन सी है, तो झारखंड राज्य में विश्व बैंक के सहयोग से संचालित होने वाली जो परियोजना है वो होती है स्वर्ण रेखा परियोजना। अगला प्रश्न है कि बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो जो बिरसा जैविक उद्यान है वो अवस्थित है ओरमांझी में। कहाँ पर, तो ओरमांझी में। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितनी है लगभग, तो झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि है 12.7%। लगभग आप करेंगे, अलग अलग जगह अलग अलग इस तरीके के आंकड़े आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में शस्य सघनता कितनी है, तो ये 126% है। झारखंड राज्य में सबसे अधिक उत्पादित की जाने वाली फसल कौन सी है, तो ये होती है धान। धान की खेती यहाँ पर सबसे अधिक होती है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, तो मुख्यतः जो यहाँ फसल पैदा होती है वो 3 प्रकार की फसल पैदा होती है। झारखंड राज्य में उत्पादित होने वाली दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है, तो ये होता है मक्का। धान के बाद मक्का यहाँ पर सबसे अधिक होता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड राज्य में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है और प्राचीन साधन कौन सा है, तो ये है कुआं। कुआं से सबसे अधिक सिंचाई होती है झारखंड में। अजय बराज परियोजना किस जिले में है, तो जो अजय बराज परियोजना जो है वो है बोकारो जिले में। दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ 1948 ईस्वी में किया गया था, 1948 में। और जो दामोदर घाटी परियोजना है, अमेरिका का जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उसके ही मतलब उसके तरीके से उसको देख करके यहाँ पर दामोदर नदी पूरे भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना रही है दामोदर घाटी परियोजना। 1948 ईस्वी में ये इसकी शुरुआत हुई। हजारीबाग के सूर्य कुंड का तापमान कितना है लगभग, तो 88 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है, 88 डिग्री सेल्सियस सूर्य कुंड का तापमान, बहुत गर्म है। देखिए अगला है छोटानागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो फुसफुस बलुआ मिट्टी जो है वो दामोदर नदी के आसपास में पाई जाती है। तो दामोदर घाटी के क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी मैंने आपको बताया किधर मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी आपको मैंने बताया किधर मिलेगी, लाल मिट्टी के बारे में मैंने आपको बताया, और फुसफुस बलुई मिट्टी जो दामोदर नदी की घाटी में ये बलुई मिट्टी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है वो है कि मयूराक्षी परियोजना झारखंड के किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ की संयुक्त परियोजना है। क्योंकि मयूराक्षी नदी देखिए अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आराम से आपको याद जाएगा। पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम बंगाल में जाती है, तो मयूराक्षी नदी उसके बॉर्डर से होकर के पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के साथ ही जाहिर सी बात है कि ये परियोजना जो है वो साथ मिलकर के संयुक्त परियोजना है। अगला जो प्रश्न है महुआ टाड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में, तो जो महुआ टाड भेड़िया अभ्यारण्य है वो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ पर, तो लातेहार में। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल कितनी है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में वार्षिक वर्षा अंतराल है। अगर औसत वार्षिक वर्षा झारखंड में पूछी जाए तो 140 सेंटीमीटर है औसत वार्षिक वर्षा। अगला जो प्रश्न है वो है NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं, तो NIDM के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको झारखंड JSDMA झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी JSDMA मतलब वो किस वर्ष गठित हुई, ये JSDMA यानी कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो ये 2010 में ये गठित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो DDMA इसका नेतृत्व कौन करता है, तो DDMA जो जिलाध्यक्ष होंगे, जिला दंडाधिकारी जो हैं वो इसका नेतृत्व करते हैं, DDMA। ठीक है, तो आज हम लोग 60 प्रश्नों को आज हम लोगों ने देखा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे सीरीज जो हैं अच्छे लग रहे होंगे। मैंने एक और सीरीज रात में स्टार्ट किया है, वो है करंट अफेयर्स का, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स
मेरे कुछ मित्र हैं जो कि आप अधिकतर मित्र तो मेरे ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मित्र जिनके पास किताब खरीदने की थोड़ी से उनके पास नहीं, मतलब वो नहीं खरीद पाएंगे, तो कम समय में उनको करंट अफेयर्स के ज्ञान मैं देना चाहती हूँ। मेरे पास जो किताब है, ऐसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, तो वो आप लोग जेपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, सीडीपीओ के लिए आप लोग पढ़ के रखें। तो मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत तो वहाँ नहीं करने पड़ते हैं, सिर्फ आपको मतलब वो स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। लेकिन रात में जब आप सोने चलेंगे, जब आपको नींद आएगी, तो आप चुपचाप अपने कान में लगा लीजिए और कुछ करंट अफेयर्स कर लीजिए। इसी के लिए मैं वो सीरीज़ लेकर के आई हूँ कि आप अपने कान में लगा करके आराम से सुन लीजिए, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए, कुछ नई चीज़ें भी आपको जानकारी मिले घटना चक्र की, जो कि आपके मन में है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके पास वो किताब अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, मैं कल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नए चैनल का लिंक देने वाली थी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं दी क्योंकि उसके लिए मैंने अभी कोई वीडियो उस तरीके से बनाया नहीं। मैंने ये वीडियो उसी चैनल के लिए बनाया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस चैनल पे अपलोड कर देना चाहिए, स्टडी विद स्मृति। हो सकता है कि और भी यहाँ ज़्यादा लोग जुड़े हैं, तो ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो जाएगी, और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कंटिन्यू करना, तो मैं इसी पर रात में कंटिन्यू करूँगा। तो आपको इसी चैनल पर रात में घटना चक्र की जो मैगजीन की, जब मैं अस्थिर होंगी और मुझे लगेगा कि हाँ, जब मेरे पास थोड़ा टाइम है क्लास लेने का, तो उस समय में मैं बना करके अपलोड कर दूंगी। थोड़ा लेट नाइट होगा, लेकिन ईयरफोन लगा करके आप कान में चुपचाप सो जाइएगा और ये आप घटना चक्र की करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।